में एक सीक्रेट कोड है जो मलेरिया से बचा सकता है। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। और क्या कभी सोचा है कि आपका जो बैठने का स्टाइल है वो एक्चुअली आपकी पूरी सोसाइटी के बारे में कुछ बताता है? ये सब रैंडम नहीं है, इट्स ऑल कनेक्टेड। वेलकम टू आवर डीप डिस्कशन, जहां हम सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स अनपैक करते हैं। आज हम एंथ्रोपोलॉजी के 8 अमेजिंग आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे, एंशिएंट किलर एप्स से लेकर मॉडर्न सोशल थियरीज तक। रेडी हो उस एडवेंचर के लिए? आई होप सो। ऑसम। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत बड़ा लैंडस्केप मैप करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1A से, मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स पर। फिर हम ट्रैवल करेंगे क्वेश्चन 1B में पुरम किनशिप सिस्टम को समझने। उसके बाद we'll solve the mystery in question 1C about the osteodonto-keratic culture। फिर क्वेश्चन 1D में प्राइमेट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो देखेंगे। और फिर क्वेश्चन 1E में समझेंगे कि कल्चर हमारी बॉडीज को कैसे शेप करता है। एग्जैक्टली। और ये तो सिर्फ फर्स्ट हाफ है। फिर हम मायोसीन ईरा के होमिनॉइड से मिलेंगे इन क्वेश्चन 2A, क्लिफर्ड गर्ट्स और विक्टर टर्नर को कंपेयर करेंगे क्वेश्चन 2B में। और फाइनली इन क्वेश्चन 2C हमें कम्युनिटी की हेल्थ को ग्लोबल पॉलिटिक्स से कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, क्वेश्चन 1A, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशंस। 10 मार्क्स। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द मैकेनिज्म्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। ओके, लेट्स गिव दिस अ हेडिंग, जीन्स के दो चेहरे, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस। तो हमारे पास सोर्स मटेरियल है ऑन मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स, मतलब ये हेरिडिटी के दो फंडामेंटल रूल्स हैं। हाँ। सिंपल रखते हैं। मेंडेलियन ट्रेट्स एक सिंगल जीन से कंट्रोल होते हैं, बिल्कुल टेक्स्ट बुक रूल्स की तरह, है ना? बिल्कुल। और नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। दे इन्वॉल्व मल्टीपल जीन्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और वो क्लासिकल रूल्स फॉलो नहीं करते। इट्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल येस नो स्विच और एक वॉल्यूम डायल। समझे? वाओ, ग्रेट एनालॉजी। जैसे एल्बिनिज्म, ये एक क्लासिक मेंडेलियन ट्रेट है, या तो ये है या नहीं है। इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली, डिसकंटिन्यूअस। बट स्किन कलर, वो तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, दैट्स नॉन मेंडेलियन। परफेक्ट एग्जांपल। चलो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक मॉडल आंसर के लिए। तो इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक हम ग्रेगर मेंडल से स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमें इनहेरिटेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए, राइट? करेक्ट। पर इंसान इतने सिंपल थोड़ी हैं। करेक्ट। एक सॉलिड इंट्रोडक्शन के लिए आपको पहले इनहेरिटेंस डिफाइन करना चाहिए एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर यू मस्ट मेंशन ग्रेगो मेंडल्स फाउंडेशनल वर्क ऑन द पी प्लांट, पीसम सेटाइवम, जिससे हमें बेसिक लॉज मिले। राइट। और इसी काम से दो प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स एस्टैब्लिश हुई, जो इस डिस्कशन का कोर है। ग्रेट स्टार्ट। अब आते हैं बॉडी पर, उसको कैसे ब्रेक डाउन करें? बॉडी में दो क्लियर सेक्शंस होने चाहिए। पहला मेंडेलियन ट्रेट्स, या मेंशन करना जरूरी है कि ये मोनोजेनिक है, यानी एक सिंगल जीन विद 2 और मोर अलील्स से गवर्न होते हैं। ओके। ये मेंडल के तीनों लॉस को, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसलिए इनका इनहेरिटेंस पैटर्न हाईली प्रेडिक्टेबल होता है। और एग्जांपल? बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपने कहा, एल्बिनिज्म। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, मतलब इसका फिनोटाइप सिर्फ उन इंडिविजुअल्स में एक्सप्रेस होता है जो रिसेसिव एलील के लिए होमोजाइगस है। क्लियर? आइदर और सिचुएशन है। गॉट इट। और बॉडी का सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। यहाँ एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेट्स सिंपल मेंडेलियन पैटर्न्स फॉलो नहीं करते। क्यों? इसके रीजंस हो सकते हैं। पॉलीजेनिक कंट्रोल, यानी मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल एलील्स, यानी एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील्स, कोडोमिनेंस, जहां दोनों एलील्स खुद को फुली एक्सप्रेस करते हैं, या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, इसलिए यहाँ वेरिएशन कंटिन्यूअस होता है, एक स्पेक्ट्रम जैसा। बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। व्हाई इज दैट द बेस्ट एग्जांपल? क्योंकि ये एक साथ दो कॉन्सेप्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करता है, मल्टीपल एलीलिज्म यानी ए, बी और ओ एलील्स, और कोडोमिनेंस, जहां ए और बी एलील्स इक्वली डोमिनेंट हैं और एक साथ एक्सप्रेस होकर एबी ब्लड टाइप बनाते हैं। सुपर इंटरेस्टिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज वेयर यू स्कोर बोनस पॉइंट्स। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक गोल्ड माइन है। इससे हम ह्यूमन एडेप्टेशन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी करते हैं। कूल। किलर एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये एक मेंडेलियन ट्रेट है, लेकिन इसका एडेप्टिव सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। हेट्रोजाइगस फॉर्म में ये मलेरिया के अगेंस्ट सर्वाइवल एडवांटेज देता है। वाओ, कूल ना? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल जेनेटिक ट्रेट एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कर सकता है। यही तो बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कोर है। फैंटास्टिक। और फाइनली कंक्लूजन? कंक्लूजन में आपको समराइज करना है। क्लियरली स्टेट करो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस सिंपल ट्रेट्स के ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशंस की ट्रू कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को समझने के लिए नॉन मेंडेलियन मैकेनिज्म जरूरी हैं। सही है। दोनों ही मेडिकल जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी जैसे फील्ड्स के लिए क्रूशियल हैं। ऑसम। चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला सवाल, इस आंसर में एक कंपैरिजन टेबल यूज करना जैसे सोर्स में दिया है, मार्क्स स्कोर करने में कैसे हेल्प करता है? अ टेबल शोज इमेंस क्लैरिटी। एग्जामिनर को तुरंत पता चलता है कि आपको की डिफरेंसेस पता हैं अक्रॉस डायमेंशंस, जैसे जीन कंट्रोल, टाइप ऑफ वेरिएशन और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट तरीका है, याद रखना। ग्रेट टिप। सेकंड क्वेश्चन, कंटेंट वाइज एबीओ ब्लड ग्रुप हाइट से बेहतर एग्जांपल क्यों है नॉन मेंडेलियन ट्रेट्स के लिए? क्योंकि वो परफेक्टली और आसानी से एक साथ दो नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स दिखाता है। मल्टीपल एलीलिज्म, 3 एलील्स, ए, बीओ और कोडोमिनेंस, ए और बी का एक साथ एक्सप्रेस होना। हाइट पॉलीजेनिक ट्रेट का अच्छा एग्जांपल है।
लेकिन ABO इन स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। गॉट इट। थर्ड, क्वेश्चंस में अक्सर सब्सटैंशिएट वर्ड यूज होता है। एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोवाइड सॉलिड एविडेंस या गिव अ कॉन्क्रीट एग्जांपल। हर पॉइंट को एक सॉलिड रियल एग्जांपल से बैक करना हाई मार्क्स के लिए की है। सिर्फ थ्योरी स्टेट मत करो, प्रूव करो कि आप उसका एप्लीकेशन समझते हो। राइट। फोर्थ, अगर सिकल सेल एनीमिया एक मेंडेलियन ट्रेट है तो उसे एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में क्यों डाला? थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक ब्रिलियंट मूव है क्योंकि ये सिंपल जेनेटिक्स, मेंडेलियन और कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रेशर्स, मलेरिया के बीच का इंटरेक्शन दिखाता है जो दोनों कॉन्सेप्ट्स को परफेक्टली ब्रिज करता है। ये बायोकल्चरल एडेप्टेशन का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन को एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कैसे स्ट्रक्चर करें? डायरेक्टली मेंडल के कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो और तुरंत कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करो कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सिर्फ उनके लॉज काफी नहीं है। ये एक हुक क्रिएट करता है और दिखाता है कि आपको शुरू से ही बिगर पिक्चर पता है। लास्ट वन, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएशन जैसे कीवर्ड्स मेंशन करना कितना क्रिटिकल है? एब्सोल्युटली क्रिटिकल। ये दोनों टाइप्स ऑफ ट्रेड्स के बीच का कोर कंसेप्चुअल डिफरेंस है। ये कीवर्ड मिस नहीं कर सकते, ये पूरे कॉन्सेप्ट के लिए फंडामेंटल है। ऑसम। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो। मेंडेलियन ट्रेट्स आर मोनोजेनिक विद डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन लाइक albinism, while non-Mendelian traits are often polygenic with continuous variation like skin color. इन शॉर्ट, सिंपल इनहेरिटेंस प्रेडिक्टेबल रूल्स फॉलो करती है, बट मोस्ट ह्यूमन डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक और एनवायरमेंटल इंटरैक्शन से आती है। Let's move to our second topic. Question 1b. Discuss the theoretical significance of the Purum kinship system. 10 marks. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द पुरम किनशिप सिस्टम एज द एम्पिरिकल फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चरलिज्म एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम डिसेंट टू अलायंस थ्योरी। ओके, नेक्स्ट अप है शादी, एक सोशल डील है। द पुरम किनशिप सिस्टम, ये मणिपुर की एक ट्राइब के बारे में है जिसे लेजेंडरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने स्टडी किया था। उन्होंने कहा कि किनशिप सिर्फ ब्लड रिलेशंस यानी डिसेंट के बारे में नहीं है, ये अलायंसेस के बारे में है जो मैरिज से बनती हैं। एग्जैक्टली, इट वाज अ कंप्लीट गेम चेंजर। इसने फोकस हु यू आर बॉर्न फ्रॉम से हु यू कैन मैरी पर शिफ्ट कर दिया। ही प्रेजेंटेड मैरिज एज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन। एंथ्रोपोलॉजी में एक ट्रूली रेवोल्यूशनरी आइडिया था ये। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। इमेजिन 3 क्लैन्स हैं, A, B और C। क्लैन A अपनी बेटियों की शादी क्लैन B में करता है। ओके। क्लैन B अपनी बेटियों की शादी C में करता है और क्लैन C सर्कल कंप्लीट करने के लिए अपनी बेटियों की शादी वापस क्लैन A में करता है। एक साइकिल बन गया ना? बिल्कुल, एक पूरा सर्कल। इसे सर्कुलेटिंग कन्यूबियम कहते हैं। इससे सब फैमिलीज कनेक्टेड रहती है और सोसाइटी स्टेबल रहती है। परफेक्ट। चलो अब आंसर स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और उनकी लैंडमार्क बुक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप 1949 से स्टार्ट करना होगा। राइट। आपको ये स्टेट करना चाहिए कि उनके लिए पुरुम ट्राइब एक परफेक्ट केस स्टडी थी, ये प्रूव करने के लिए कि मैरिज वो सोशल ग्लू है जो सोसाइटी को एक साथ रखता है। सही है। अब बॉडी में इसके थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला मेजर पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1 है शिफ्ट फ्रॉम डिसेंट थ्योरी टू अलायंस थ्योरी। इसने ब्रिटिश फंक्शनलिस्ट्स जैसे रैडक्लिफ ब्राउन को डायरेक्टली चैलेंज किया जो डिसेंट पर फोकस करते थे। लेवी स्ट्रॉस ने दिखाया कि पुरम सोसाइटी में सोशल कॉन्टिन्यूटी लीनियज से नहीं बल्कि मैरिज में वुमेन के रेगुलेटेड एक्सचेंज से मेंटेन होती हैं। व्हाट्स द सेकंड पॉइंट? पॉइंट 2, इट वाज प्रूफ ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स। लेवी स्ट्रॉस ने पॉजिटिव मैरिज रूल्स के बारे में थियोराइज किया था, जहां सोसाइटी आपको बताती है कि आपको किससे शादी करनी है, ना कि सिर्फ ये कि किससे नहीं करनी है। अच्छा। पुरम सिस्टम अपने प्रिस्क्राइब्ड मैरिज साइकिल्स के साथ उनकी इस थियोरी का परफेक्ट एम्पिरिकल प्रूफ था। इसने उनकी पूरी टाइपोलॉजी को वैलिडेट कर दिया। ओके, थर्ड पॉइंट? थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर सीनोबियम। ये एक की थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन था। पुरम सिस्टम ने दिखाया कि कैसे हर क्लैन एक ही टाइम पे वाइफ गिवर भी है और वाइफ टेकर भी, बस अलग अलग क्लैंस के लिए। इससे क्या होता है? इससे एक लॉन्ग टर्म, बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड सोशल स्ट्रक्चर बनता है। और फोर्थ पॉइंट तो काफी डीप लग रहा है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, द फोर्थ पॉइंट, स्ट्रक्चरल लॉजिक एंड बाइनरी ऑपोजिशंस। लीवी स्ट्रॉस, जो लिंग्विस्टिक्स से काफी इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन माइंड बाइनरी ऑपोजिशंस में सोचता है, जैसे वाइफ गिवर वर्सेस वाइफ टेकर या कॉन्जेंगुइनिटी वर्सेस अफिनिटी। उन्होंने किनशिप को एक सोशल ग्रामर की तरह देखा जिसके अंडरलाइंग रूल्स हमारे माइंड्स में एम्बेडेड हैं, और पुरम सिस्टम उनका प्रूफ था। तो कंक्लूजन के लिए इसका क्या मतलब हुआ? कंक्लूजन पावरफुल होना चाहिए। आपको स्टेट करना चाहिए कि पुरम केस प्रूव करता है कि मैरिज सिर्फ एक पर्सनल अफेयर नहीं है, ये सोशल कम्युनिकेशन का एक फंडामेंटल मैकेनिज्म है। राइट। फिर आप लीवी स्ट्रॉस की फेमस लाइन यूज करो, कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज, और वुमेन इस सिस्टम में एक्सचेंज के अल्टीमेट सिंबल्स हैं जो ग्रुप्स के बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती हैं। ग्रेट। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, आंसर में एक सिंपल फ्लो चार्ट जैसे क्लैन A, B, C, A यूज करना सर्कुलेटिंग कन्यूबियम के कॉन्सेप्ट को आसान बनाने में कैसे हेल्प करता है? ये कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज सिस्टम को विजुअली सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे अलायंस का साइक्लिकल नेचर एग्जामिनर को तुरंत क्लियर हो जाता है। विजुअल्स मार्क्स के लिए फैंटास्टिक होते हैं, हमेशा याद रखना। सेकंड, इस आंसर में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का नाम मेंशन करना कितना जरूरी है? इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल। पुरम सिस्टम की पूरी थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस उनके काम और उनकी स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी से जुड़ी हुई है। नो लीवी स्ट्रॉस, नो मार्क्स, सिंपल इज दैट। थर्ड, एक स्टूडेंट ये कैसे इंश्योर कर सकता है कि वो सिग्निफिकेंस को एनालाइज कर रहा है, ना कि सिर्फ सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है? एनालिटिकल फ्रेजेस यूज करके, जैसे दिस चैलेंज्ड, दिस वैलिडेटेड,
दिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ। आपको पुरम स्टडी के एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी पर इम्पैक्ट पर फोकस करना है, ना कि सिर्फ ट्राइब के बारे में फैक्ट्स बताने पर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल वर्ड्स में डिसेंट और अलायंस थियरी के बीच कोर डिफरेंस क्या है? डिसेंट थियरी सोशल स्ट्रक्चर के लिए ब्लड लाइन्स और एंसेस्ट्री पर फोकस करती है। अलायंस थियरी मैरिज एक्सचेंजेस पर फोकस करती है, जो ग्रुप्स के बीच बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। ये ब्लड से बॉन्ड का शिफ्ट है। फिफ्थ, बाइनरी ऑपोजिशंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसे आसान कैसे बनाएं? इसे कंप्यूटर के जीरोज और वंस की तरह सोचो। लेवी स्ट्रास का मानना था कि ह्यूमन माइंड सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए सिंपल पेयर्स में ऑर्गेनाइज करता है। उसी तरह रॉ, कुक्ड और इस केस में वाइफ गिवर, वाइफ टेकर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल लॉजिक है। एंड द फाइनल क्वेश्चन, इस आंसर को पावरफुली कंक्लूड करने का बेस्ट तरीका क्या है? लेवी स्ट्रास की फेमस एनालॉजी के साथ एंड करो, जो विमेन के एक्सचेंज को लैंग्वेज में वर्ड्स के एक्सचेंज से जोड़ती है। ये उनके पूरे स्ट्रक्चरलेस प्रोजेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल समरी प्रोवाइड करता है और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। Okay, let's practice this line. The Puram system was pivotal in shifting anthropology from descent theory to alliance theory, proving marriage is a form of social exchange structured like a language. Go on, say it out loud. In short, the Puram tribe's marriage rules showed anthropologists that who you marry is a powerful social tool that creates and maintains the very fabric of society. Moving on to our third topic, जो एक real detective story है. Question 1C. Write a short note on Australodontocratic culture and its makers. early hominins and its taphonomic re-evaluation. नेक्स्ट एक सुपर कूल डिटेक्टिव स्टोरी। हेडिंग है किलर एप्स और लेपर्ड्स लंच, द ऑस्टियोडोंटोक्रेटिक मिस्ट्री। ये फैंसी नाम का मतलब सिंपल है, टूल्स मेड ऑफ ऑस्टियो, बोन, डोंटो, टीथ एंड केराटिक हॉर्न। रेमंड डार्ट ने 1957 में प्रपोज किया कि अर्ली होमिनिन्स पत्थर से पहले हड्डियों के टूल्स बनाते थे। और वो बस वहां रुके नहीं, उन्होंने मेकर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस को किलर एप्स का, एक बहुत ही ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी थी। उन्होंने उन्हें वायलेंट कार्निवोरस हंटर्स की तरह इमेजिन किया। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्राइम सीन ही है। इमेजिन करो साउथ अफ्रीका में एक केव है जो एनिमल बोन से भरी हुई है। राइट। डार्ट ने नोटिस किया कि बोन्स का कलेक्शन रैंडम नहीं था। बहुत सारे एंटीलोप हॉर्न कोर्स, लंबी हड्डियां और जॉ बोन्स थे। उन्हें लगा ये एक प्री हिस्टोरिक टूल किट है, हॉर्न्स डिगिंग के लिए, लॉन्ग बोन्स क्लब्स के लिए और जॉ बोन्स सॉज के लिए। परफेक्ट। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए आपको रेमंड डार्ट, कल्चर का नाम ऑस्ट्रियोडोंटोकैरेटिक और प्राइमरी साइट मकापन्स घाट केव इन साउथ अफ्रीका मेंशन करना जरूरी है। ओके, आपको स्टेट करना चाहिए कि उन्हें होमिनिन रिमेन्स एक ह्यूज नॉन रैंडम कलेक्शन ऑफ एनिमल बोन्स के साथ मिले, जिसे उन्होंने एक टूल इंडस्ट्री इंटरप्रेट किया। तो आंसर की बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करें? बॉडी को दो पार्ट्स में स्टोरी की तरह बताना चाहिए। पहला, डार्ट्स हाइपोथेसिस। इसके अंदर आप दो की एलिमेंट्स डिस्कस करो, द मेकर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस फार्काना, जिन्हें उन्होंने फेमसली किलर एप्स लेबल किया, और टूल टाइपोलॉजी। डार्ट ने सिस्टमैटिकली अलग अलग बोन्स को फंक्शंस असाइन किए, लॉन्ग बोन्स एज क्लब्स, मैंडिबल्स एज स्क्रैपर्स, एटसेट्रा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये अर्ली कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी और एक वायलेंट नेचर शो करता था। फिर आई हीरो सी के ब्रेन इसे चैलेंज करने। एग्जैक्टली। बॉडी का सेकंड पार्ट है द टैफोनोमिक क्रिटिक। ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। आपको सी के ब्रेन और टैफोनोमिक की साइंस को इंट्रोड्यूस करना होगा, जो इस बात की स्टडी है कि एक ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स के साथ डेथ के बाद क्या होता है। अच्छा, ब्रेन ने आर्ग्यू किया कि ये होमिनिन टूल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि लेपर्ड प्रेडेशन का रिजल्ट था। लेपर्ड्स अपने शिकार को पेड़ों में ड्रैग करते थे और बची हुई हड्डियां नीचे केव में गिरती थीं। बोन्स का पैटर्न एक नेचुरल प्रोसेस ने बनाया था, कल्चर ने नहीं। तो कंक्लूजन क्या है? डार्ट बस गलत थे। बट की किलर एप हाइपोथेसिस लार्जली रिजेक्ट हो चुकी है, बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। इसने पैलियोएंथ्रोपोलॉजी को टैफोनोमिक रिगर इंट्रोड्यूस करके और साइंटिफिक बनने पर मजबूर किया। सही है। हम स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशन से साइट फॉर्मेशन प्रोसेसेस की एम्पेरिकल स्टडीज की तरफ बढ़े, तो डार्ट की गलती ने एक्चुअली पूरी साइंस फील्ड को आगे बढ़ाया। परफेक्ट। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, इस आंसर में डार्ट और ब्रेन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को शो करना कितना इंपॉर्टेंट है? ये पूरी स्टोरी है। स्ट्रक्चर एक डिबेट जैसा होना चाहिए। डार्ट्स प्रपोजल, ब्रेन्स क्रिटिक, फाइनल कंक्लूजन ऑन द साइंटिफिक लेगेसी। ये डिस्कस या राइट अ नोट ऑन जैसे डायरेक्टिव को परफेक्टली एड्रेस करता है। ये एक साइंटिफिक डिबेट इन एक्शन दिखाता है। सेकंड, टैफोनॉमी एक टेक्निकल टर्म है, इसे एक्सप्लेन करना जरूरी है। यस, ब्रीफली बट क्लियरली। आप कह सकते हैं टिफोनमी द स्टडी ऑफ पोस्टमार्टम प्रोसेसेस और व्हाट हैपेंस टू रिमेन्स आफ्टर डेथ, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप सिर्फ नाम नहीं, कोर कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। सेकंड, स्पेसिफिक साइट माका पेंस्कार्ट का नाम मेंशन करना आंसर में क्या वैल्यू ऐड करता है? ये क्रेडिबिलिटी ऐड करता है और दिखाता है कि आपको वो स्पेसिफिक एविडेंस पता है जिस पर थ्योरी बेस्ड थी। स्पेसिफिसिटी हमेशा जनरलाइजेशन से बेहतर होती है। ये दिखाता है कि आपने डिटेल स्टडी की है। फोर्थ, मुझे डार्ट का फेमस किलर एप फ्रेज यूज करना चाहिए? डेफिनेटली। ये एक फेमस फ्रेज है जो उनकी कंट्रोवर्शियल थ्योरी के एसेंस को कैप्चर करता है और आंसर को ज्यादा एंगेजिंग और मेमोरेबल बनाता है। ये दिखाता है कि आपको डिबेट की हिस्ट्री पता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हम कंक्लूजन को कैसे प्रेजेंट करें ताकि ऐसा ना लगे कि डार्ट पूरी तरह गलत और एक फेलियर थे? आप उसे पॉजिटिवली फ्रेम करो। एक्नॉलेज करो कि जबकि उनका कंक्लूजन गलत था, उनके काम ने एक मेजर साइंटिफिक एडवांसमेंट, टैफोनॉमी का वाइड स्प्रेड यूज को लीड किया। साइंस अपनी ही गलतियों को करेक्ट करके प्रोग्रेस करती है और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लास्ट वन, सोर्स में लुइस बिनफोर्ड का भी जिक्र है, उनका नाम इंक्लूड करना यूजफुल है। हाँ, अगर कर सको। ये मेंशन करना कि ब्रेन का व्यू बिनफोर्ड जैसे दूसरे मेजर फिगर्स ने सपोर्ट और एक्सपैंड किया, क्रिटिक को और वेट देता है।
ये दिखाता है कि आपको फील्ड की वाइडर नॉलेज है। Let's practice the punchline. Dart proposed the osteodontocheratic culture as a hominin toll industry, but CK Brain's taphonomic studies proved it was likely a result of leopard predation, not hominin culture. Try it. In short, the bone tool culture was probably a natural collection of bones, but the debate about it revolutionized how we investigate and understand archaeological sites. Among non-human primates, thus marks. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द फंक्शनल एंड एवोल्यूशनरी रोल ऑफ ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट सोशलिटी। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, पर वर्ड्स की नहीं। हेडिंग है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ सेंट, प्राइमेट कम्युनिकेशन। हम बात कर रहे हैं स्मेल या ऑल्फैक्शन की। ये एक केमिकल सिग्नलिंग सिस्टम है जहां मैसेजेस फेरोमोन्स नाम के केमिकल्स के थ्रू भेजे जाते हैं। हम प्राइमेट्स को विजुअल क्रीचर सोचते हैं, पर स्मेल अभी भी उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये एक सटल पर पावरफुल लैंग्वेज है सोशल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए। ऐसे सोचो कि वो एक दूसरे के लिए केमिकल पोस्टेड नोट्स छोड़ रहे हैं। इनविजिबल है पर बहुत इफेक्टिव है। इसका सबसे कूल रियल लाइफ एग्जांपल है मेडागास्कर के लीमर्स। उनकी रिस्ट्स पर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेकियल ग्लैंड्स, और वो उन्हें पेड़ों पर रब करते हैं। क्यों? ये कहने के लिए, हे ये मेरा पेड़ है, मेरी टेरिटरी है, दूर रहो। ये सेंट से बना एक लॉन्ग लास्टिंग डू नॉट डिस्टर्ब साइन है। इस आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए आपको स्टेट करना चाहिए कि जबकि हम स्मेल को अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत से नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स स्पेशली प्रोसिमियंस के लिए ये इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी चैनल है। राइट। आप मेंशन कर सकते हैं कि यूरिन, फीसेस और स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर सिक्रीशंस ये सब केमिकल सिग्नल्स के कैरियर्स हैं। चलो अब मेन बॉडी में इसके फंक्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या क्या कवर करना चाहिए? बॉडी के 2 पार्ट्स होने चाहिए। पहले आप फंक्शंस ऑफ ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन डिस्कस करो। आप 3 की रोल्स लिस्ट कर सकते हो। 1 टेरिटोरियल रेगुलेशन, जैसे लीमर्स बहुत से प्राइमेट्स अपनी टेरिटरी डिफाइन करने के लिए सेंट मार्क्स यूज करते हैं, जो फिजिकल फाइट्स अवॉइड करने में हेल्प करता है। ओके। 2 2 रिप्रोडक्टिव सिंक्रोनाइजेशन, ऑल्फैक्टरी क्यूज एक फीमेल के हार्मोनल स्टेटस स्पेशली ओइस्ट्रस को मेल्स तक सिग्नल करते हैं। ये सक्सेसफुल मेटिंग के लिए क्रूशल है। स्ट्रेप्सिरीन्स जैसे लोरेसिस इस पर हेवीली रिलाई करते हैं। और 3 सोशल स्टेटस एंड आइडेंटिफिकेशन, सेंट इंडिविजुअल और ग्रुप रिकग्निशन में हेल्प करता है। न्यू वर्ल्ड मंकीज जैसे मार्मोसेट्स में डोमिनेंट मेल स्ट्रॉन्ग सेंट मार्क्स प्रोड्यूस करता है अपनी स्टेटस असर्ट करने के लिए बिना अग्रेशन के। और बॉडी का सेकंड पार्ट में एवोल्यूशनरी ट्रेंड डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ऑल्फैक्टरी टू विजुअल शिफ्ट। इसका क्या मतलब है? आपको एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, स्मेल पर रिलायंस कम हुई और विजन पर बढ़ गई। डेस्मंड मॉरिस जैसे स्कॉलर्स ने इसे हाईलाइट किया। अपराइट पॉस्चर और पेड़ों पर लाइफ ने विजन को दुनिया नेविगेट करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। तो इसके लिए एक अच्छा सा कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन को ह्यूमन से लिंक करना चाहिए। आप कह सकते हो कि प्राइमेट्स में ऑल्फैक्शन एक अडैप्टिव सिग्नल है जो हमें हमारे अपने कम्युनिकेशन के ओरिजिन्स के बारे में इनसाइट्स देता है। और जबकि हम ह्यूमंस विजन और लैंग्वेज पर ज्यादा रिलाई करते हैं, सटल ऑल्फैक्टरी क्यूज शायद आज भी हमारे बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सीलेंट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, लीमर्स और मॉमसेट्स जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स यूज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइमेट्स कहने के बजाय? क्योंकि वो आंसर को कॉन्क्रीट और बिलीवेबल बनाते हैं। एक स्पीशीज का नाम लेना डीपर नॉलेज शो करता है और ये दिखाता है कि आपने अपना होमवर्क किया है। ये आपके आंसर को जेनेरिक से स्पेसिफिक बनाता है। सेकंड, सोर्स में एक फ्लो चार्ट है, ग्लैंडुलर सीक्रेशन, फेरोमोन, रिसीवर, रिस्पॉन्स। ये एक्सप्लेनेशन को स्ट्रक्चर करने में कैसे हेल्प कर सकता है? ये ऑल्फैक्टरी सिग्नलिंग के पूरे प्रोसेस को एक सिंपल लॉजिकल सीक्वेंस में ब्रेक डाउन करता है। आप इस फ्लो को अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि आप मैकेनिज्म को शुरू से आखिर तक समझते हो। ये एक ग्रेट टूल है। थर्ड, ऑल्फैक्टरी टू विजुअल शिफ्ट मेंशन करना एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट करने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, ये क्रूशियल है। ये स्मेल के स्पेसिफिक टॉपिक को प्राइमेट एवोल्यूशन के ब्रॉडर थीम से कनेक्ट करता है। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैटिक नहीं है, वो एनवायरमेंटल और सोशल प्रेशर्स के रिस्पॉन्स में इवॉल्व होते हैं। फोर्थ, मुझे स्पेसिफिक ग्लैंड्स जैसे ब्रैक्शियल ग्लैंड्स इन लीमर्स मेंशन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको याद रहता है तो हाँ, ये एक स्पेसिफिक डिटेल है जो एक्सपर्टीज और हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट को सही से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर एग्जैक्ट नाम भूल जाओ तो स्ट्रेस मत लेना। फिफ्थ, इस टॉपिक को ह्यूमन एवोल्यूशन से कंक्लूजन में कैसे लिंक करूं ताकि वो ज्यादा इंपैक्टफुल लगे? अब स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जबकि हमारी कॉन्शियस रिलायंस ऑन स्मेल कम हो गई है, फेरोमेनल इन्फ्लुएंस के लिए बायोलॉजिकल पाथवेज अभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो हमारे सोशल बॉन्डिंग और मीट सिलेक्शन को सटली अफेक्ट करते हैं। ये एग्जामिनर को एक थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट के साथ छोड़ता है। फाइनल क्वेश्चन, इस आंसर को शुरू करने का एक सिंपल पर इफेक्टिव तरीका क्या है? ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन को केमिकल सिग्नलिंग के रूप में डिफाइन करके शुरू करो और तुरंत प्राइमेट वर्ल्ड में इसकी अंडर अप्रिशिएटेड इंपॉर्टेंस को स्टेट करो। ये स्टेज को परफेक्टली सेट करता है और एग्जामिनर को बताता है कि ये टॉपिक सिग्निफिकेंट क्यों है। Okay, let's practice this. Non-human primates use olfactory signals for territory, reproduction and status, but there's a clear evolutionary shift towards visual communication in higher primates. Rehearse in short, smell is a vital, invisible communication tool in the primate world, revealing key aspects of their social lives and their evolutionary journey. Time for our fifth topic, which is genuinely mind-blowing. Question 1E, what do you understand by culture and embodiment? 10 marks. और इसका broad micro theme है the human body as a biocultural site where social norms, power
and habits are physically manifested. अगला टॉपिक है योर बॉडी इज अ स्टोरी बुक, कल्चर एंड एम्बॉडीमेंट। ये एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है कि हमारी बॉडी सिर्फ एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है बल्कि एक सोशल प्रोडक्ट भी है। कल्चर लिटरली हमारी बॉडीज को शेप करता है, हम कैसे मूव करते हैं और हम कैसा फील करते हैं। Yes, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थॉमस चौडास ने कहा था कि बॉडी हमारे एक्सपीरियंस और मीनिंग मेकिंग का प्राइमरी साइट है। हम दुनिया को सिर्फ अपने माइंड से एक्सपीरियंस नहीं करते, हम उसे अपनी बॉडीज के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। बॉडी सिर्फ माइंड का एक वेसल नहीं है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर सोचो। Right. इंडिया में जमीन पर स्क्वाट करना एक कॉमन और कंफर्टेबल पोस्चर है। सही है। बहुत सी वेस्टर्न सोसाइटीज में लोग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली चेयर्स पर बैठते हैं और उन्हें स्क्वाटिंग मुश्किल लगती है। ये नेचुरल नहीं है, ये सोशली लर्नड है। मार्सेल मॉस ने इसे टेक्निक्स ऑफ द बॉडी कहा था। Right. आपका चलने, खाने, बैठने का तरीका सब कल्चर से सिखाया जाता है। कूल ना? वेस्टर्न थॉट को डोमिनेट करता आया है। एम्बॉडीमेंट पैराडाइम आर्ग्यू करता है कि हमारा कल्चरल वर्ल्ड हमारी हड्डियों, मसल्स और नर्वस सिस्टम्स में इंस्क्राइब हो जाता है, वो हमारी बायोलॉजी का हिस्सा बन जाता है। सोर्स मटेरियल में बॉडी के लिए 4 मेजर थिंकर्स को हाईलाइट करता है। चलो उन्हें एक एक करके अनपैक करते हैं। एब्सोल्युटली। आपके आंसर की बॉडी में हर एक के लिए एक छोटा पैराग्राफ होना चाहिए। पहला, मार्सेल मॉस एंड हिज टेक्निक्स ऑफ द बॉडी। वो पायोनियर थे जिन्होंने आर्ग्यू किया कि वॉकिंग या स्विमिंग जैसे बेसिक बॉडीली एक्शंस भी सोशली लर्न्ड हैं और कल्चर्स में वेरी करते हैं। आपका स्क्वाटिंग का एग्जाम्पल उनके लिए परफेक्ट है। ओके, हुज नेक्स्ट? सेकंड है पियर बोर्डियो एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस। ये एक ब्रिलियंट आइडिया है। हैबिटस उन इंटरनलाइज्ड बॉडीली डिस्पोजिशंस को रेफर करता है जो हम अपने सोशल क्लास और एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, जैसे स्पीच एक्सेंट, पोस्चर या इवन टेस्ट में क्लास बेस्ड डिफरेंसेस। हैबिटिव कल्चर है जो हमारे लिए सेकंड नेचर बन जाता है। थर्ड इज मिशेल फुको, जो हमेशा फैसिनेटिंग होते हैं। थर्ड है मिशेल फुको ऑन पावर एंड डिसिप्लिन। फुको ने आर्ग्यू किया कि बॉडी एक ऐसी साइट है जहां पावर ऑपरेट करता है। इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्मी, स्कूल्स या प्रिजन्स डिसिप्लिनरी टेक्निक्स जैसे ड्रिल्स या यूनिफॉर्म्स यूज करके डोसाइल बॉडीज क्रिएट करते हैं। ऐसी बॉडीज जो एफिशिएंट, प्रिडिक्टेबल और इंस्टीट्यूशनल गोल्स के साथ अलाइंड हो। और चौथा वाला काफी पावरफुल है। और चौथा, नैंसी शेपर ह्यूज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। ये दिखाता है कि कैसे सोशल इनइक्वालिटी बायोलॉजिकली एक्सप्रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैलनोरिश्ड बच्चों में स्टंटिंग सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, ये सोशल इनजस्टिस और पॉवर्टी का एक बायोलॉजिकल रिकॉर्ड है। बॉडी लिटरली सोशल इनइक्वालिटी के स्कार्स दिखाती है। तो इस आंसर को कंक्लूड करने का अच्छा तरीका क्या है? कंक्लूजन में एम्फसाइज करना चाहिए कि एम्बॉडीमेंट इंडिविजुअल, सब्जेक्टिव बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस और ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बीच के गैप को ब्रिज करता है। आप सीसॉडॉस के एक कोट के साथ एंड कर सकते हैं, द बॉडी इज द एसेंशियल ग्राउंड ऑफ कल्चर। ये होलिस्टिक एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस को पॉसिबल बनाता है। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, इस आंसर के लिए क्या सच में चारों स्कॉलर्स मॉस, बुडियो, फुको, शेपर ह्यूज को मेंशन करना जरूरी है? हाँ, टॉप मार्क्स के लिए चारों को मेंशन करना आपकी अंडरस्टैंडिंग की ब्रेथ दिखाता है। हर एक एम्बॉडीमेंट पर एक अलग पर कॉम्प्लीमेंट्री लेंस प्रोवाइड करता है, लर्न टेक्निक से लेकर पावर एंड इनइक्वालिटी तक। सोर्स में जो टेबल है वो इसके लिए एक परफेक्ट स्टडी टूल है। सेकंड क्वेश्चन, हैबिटस का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, उसे सिंपली कैसे एक्सप्लेन करें? उसे आपकी सोशल प्रोग्रामिंग की तरह सोचो जो आपकी बॉडी पर लिखी हुई है। ये उन हैबिट्स का कलेक्शन है जो आपने अनकॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट से पिक किए हैं। आपका एक्सेंट, आपका टेस्ट इन फूड, आपका पोस्चर, जो आपको बिल्कुल नेचुरल लगता है पर दूसरों को आपका सोशल बैकग्राउंड क्लियरली रिवील करता है। थर्ड, मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए इस आंसर को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट तरीका क्या है? एम्बॉडीमेंट की जनरल डेफिनेशन से शुरू करो जो माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म को चैलेंज करती है। फिर हर थ्योरिस्ट के लिए एक अलग छोटा पैराग्राफ डेडिकेट करो, उनका की कॉन्सेप्ट और एक क्लियर एग्जांपल स्टेट करते हुए ओवरऑल सिग्निफिकेंस को समराइज करके कंक्लूड करो। ये एक सिंपल और हाईली इफेक्टिव स्ट्रक्चर है। फोर्थ, मैलन्यूट्रिशन का एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल वायलेंस के आइडिया से परफेक्टली कैसे कनेक्ट होता है? ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ फूड की कमी, एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम, एक स्ट्रक्चर का रिजल्ट है जो सिस्टमैटिकली कुछ लोगों को उस फूड तक पहुंचने से रोकता है। वायलेंस इनडायरेक्ट है और सिस्टम में बिल्ट इन है और बॉडी उसका एविडेंस बन जाती है। फिफ्थ, फुको का टर्म डॉसाइल बॉडीज काफी नेगेटिव साउंड करता है, उसे एक न्यूट्रल वे में कैसे एक्सप्लेन करूं? इसे न्यूट्रली एक्सप्लेन करो जैसे फूको का इंटेंशन था। वो सिर्फ नेगेटिव कंट्रोल की बात नहीं कर रहे थे। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल, एक आर्मी, एक फैक्ट्री, बॉडीज को अपने पर्पसेस के लिए एफिशिएंट और प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए ट्रेन करता है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्टिव मैनेजेबल बॉडीज। और सिक्स्थ, इंट्रोडक्शन को एंगेजिंग बनाने के लिए एक अच्छा हुक क्या है? एक रिलेटेबल पर्सनल क्वेश्चन से शुरू करो जैसे आपने किया था। आप जिस तरह बैठते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है या आपकी कल्चर की चॉइस? ये एम्बॉडीमेंट के एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को तुरंत पर्सनल और इंट्रिगिंग बना देता है। Okay, practice this powerful line. Embodiment means the body is a biocultural product shaped by everything from the learned techniques of sitting to the structural violence of poverty. Rehearse this. In short, your body is not just a biological machine, it's a living canvas on which your culture writes its rules, its habits, and its deepest inequalities. All right, let's jump in our time machine for the next question, which is a 20 marker. Question 2A. Discuss the Miocene hominoid remains and their significance in evolution. 20 marks. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्लोबल डिस्पर्सल ऑफ अर्ली एप्स ड्यूरिंग द मायोसीन एपॉक। Time for some serious time travel. Heading है Meet Your Great Great at 300,000 more greats. Grand Ape, the Miocene hominoids. हम बहुत पीछे जा रहे हैं, मायोसीन एपोक यानी 23 से 5 मिलियन ईयर्स अगो। द एज ऑफ एप्स। एग्जैक्टली।
यहाँ के फॉसिल्स हमें प्रिमिटिव प्राइमेट्स और लेटर होमिनिन्स जैसे लूसी के बीच का क्रिटिकल लिंक प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्युटली। मायोसीन वो एवोल्यूशनरी लैबोरेटरी था जहां बेसिक एप बॉडी प्लान फोर्ज हुआ था। डेविड पिल्बियम और एल्विन साइमंस जैसे फेमस स्कॉलर्स ने इस पीरियड की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। याद रखना, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो डिटेल और स्ट्रक्चर बिल्कुल की है। चलो एक ग्रेट रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करते हैं। इमेजिन एक क्रिएचर है प्रोकॉन्सुल, उसके दांत Y5 मोलर पैटर्न और टेल न होना बिल्कुल मॉडर्न एप्स जैसे हैं, राइट? लेकिन उसके बाकी स्केलेटन बंदर जैसा है। ये एक परफेक्ट ट्रांजिशनल फॉसिल है। ये खूबसूरती से दिखाता है कि इवोल्यूशन कैसे काम करता है। ये ओल्ड और न्यू फीचर्स का एक मोज़ैक है। इंट्रोडक्शन को सीन आराम से सेट करना चाहिए। आपको स्टेट करना चाहिए कि मायोसीन एप्स के लिए इनक्रेडिबल अडैप्टिव रेडिएशन का पीरियड था। वो सिर्फ अफ्रीका में नहीं रहे, वो यूरेशिया तक फैले। उनके फॉसिल्स मॉडर्न एप्स और ह्यूमंस के ओरिजिन्स और ब्रांचिंग पैटर्न्स को समझने के लिए क्रूशियल हैं। ओके। और मेरी बॉडी के 2 क्लियर मेजर सेक्शंस होने चाहिए, एक मेजर रिमेन्स के लिए और एक अलग एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के लिए। चलो सेक्शन 1 मेजर रिमेन्स में मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। इसे कैसे ऑर्गेनाइज करें? इसे क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। पहले अर्ली मायोसीन इन अफ्रीका। यहाँ का अनडिस्प्यूटेड स्टार है प्रोकॉन्सुल, जो केन्या में रुसिंगा आइलैंड पर मिला। इसे एक बेसल होमिनॉइड माना जाता है। इसके की ट्रेट्स? आपको इसके की ट्रेट्स मेंशन करने ही होंगे। एप लाइक Y5 मोलर पैटर्न और टेल का ना होना, लेकिन एक मंकी लाइक क्वाड्रुपेडल पोस्टक्रेनियल स्केलेटन। ओके, फिर मिडिल मायोसीन में क्या हुआ? फिर मिडिल मायोसीन इन यूरोप। यहाँ के की प्लेयर्स हैं यूरोप में ड्रायोपेथिकस और अफ्रीका में केनियापेथिकस। ड्रायोपेथिकस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो अपने आर्म्स और हैंड्स में सस्पेंसरी एडेप्टेशन शो करता है, मॉडर्न अफ्रीकन एप्स की तरह। अच्छा। ये फाइंडिंग एक सिंपल लीनियर अफ्रीका ओनली मॉडल ऑफ एप एवोल्यूशन को चैलेंज करती है। और फाइनली लेट मायोसीन। और फाइनली लेट मायोसीन इन एशिया। यहाँ का मेन कैरेक्टर है सिवापिथिकस, जो इंडिया और पाकिस्तान के सिवालिक हिल्स में मिला। ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका क्रेनियल स्ट्रक्चर, स्पेशली इसके फेस और आई सॉकेट्स का शेप, मॉडर्न ओरंगुटान से काफी मिलता जुलता है। ये फॉसिल एशियन ग्रेट एप्स की एवोल्यूशनरी ब्रांच को क्लैरिफाई करता है। वाओ। अब बॉडी के सेकंड मेजर सेक्शन पर आते हैं, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इस सब फॉसिल एविडेंस का मतलब क्या है? यहाँ आपको कम से कम 4 क्लियर पॉइंट्स लिस्ट करने चाहिए। फर्स्ट, फाइलोजेनेटिक ब्रांचिंग। ये फॉसिल्स हमें एशियन एप लीनिएज पोंगिड्स, जो ओरंगुटान्स तक लीड करते हैं, और अफ्रीकन एप ह्यूमन लीनिएज होमिनिड्स के स्प्लिट का पहला क्लियर एविडेंस देते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकंड, लोकोमोटर एक्सपेरिमेंटेशन। इन फॉसिल्स में हम प्रोकॉन्सल के मंकी लाइक क्वाड्रुपेडलिज्म से ड्रायोपेथिकस के सस्पेंसरी बिहेवियर की तरफ एक ट्रांजिशन देखते हैं। एप्स पेड़ों में मूव करने के नए तरीके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे बाद के एडेप्टेशंस की नींव रखी गई। थर्ड, बायोजियोग्राफिकल डिस्पर्सल। फॉसिल्स दिखाते हैं कि एप्स अफ्रीका से यूरेशिया तक फैले, शायद बदलते क्लाइमेट और एनवायरमेंट्स के रिस्पॉन्स में। यह उनकी अडैप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। और चौथा पॉइंट? और चौथा, डेंटल एवोल्यूशन। हम डेंटल चेंजेस में एक क्लियर ट्रेंड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिवापिथिकस जैसे लेटर मायोसीन एप्स के दांतों पर इनामल पहले के एप्स के कंपैरिजन में काफी मोटा हो गया। यह एक सिग्निफिकेंट डाइटरी शिफ्ट की तरफ इशारा करता है, हार्डर मोर फाइब्रस फूड्स की तरफ, क्योंकि फॉरेस्ट सवानास को रास्ता दे रहे थे। परफेक्ट। तो कंक्लूजन के लिए इस बड़े आंसर को कैसे रैप अप करें? कंक्लूजन में मेन थीम को समराइज करना चाहिए। मायोसीन फॉसिल रिकॉर्ड प्रोग्रेस की एक सीधी लाइन नहीं दिखाता, ये एक ब्रांचिंग रेडिएशन दिखाता है। ये टर्म डेविड पिल्बीम ने यूज किया था। अच्छा। ये वो टाइम था जब लोकोमोशन, डाइट और ज्योग्राफी से रिलेटेड की एप ट्रेट्स रिफाइन हुए, जिससे प्लायोसीन के बाइपीडल होमिनिन्स जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट हुआ। ग्रेट। अब इस 20 मार्कर के लिए क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, ये एक 20 मार्कर का क्वेश्चन है। फुल मार्क्स के लिए इसका स्ट्रक्चर 10 मार्क वाले से आखिर अलग कैसे होना चाहिए? आपको बहुत ज्यादा डेप्थ और क्लियरर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। स्ट्रक्चर होना चाहिए एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, मेजर रिमेन्स के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन, अर्ली, मिडिल और लेट मायोसीन सब हेडिंग्स के साथ, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के लिए एक अलग डिटेल्ड सेक्शन जिसमें कम से कम 4 डिस्टिंक्ट वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट्स हों, और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। लॉन्ग आंसर के लिए क्लियर सेक्शंस क्रिटिकल हैं। सेकंड, प्रोकॉन्सोल, ड्रायोपेथिकस और सिवापेथिकस जैसे स्पेसिफिक फॉसिल नेम्स याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली एसेंशियल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये की पीसेस ऑफ एविडेंस हैं। इन्हें भूलना ऐसा है जैसे बिना मेन कैरेक्टर्स के कोई स्टोरी सुनाने की कोशिश करना। आपको उन्हें और उनके की फीचर्स को जानना ही होगा। थर्ड, एक फ्लो चार्ट जैसे बेसल होमिनॉइड्स, डिस्पर्सल, एशियन अफ्रीकन लिनिएजेस इस आंसर में कैसे हेल्प कर सकता है? ये पूरे एवोल्यूशनरी नैरेटिव को एक विजुअल में समराइज कर देता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोकॉन्सोल, की प्रोसेस, डिस्पर्सल और 2 मेन रिजल्टिंग ब्रांचेस को दिखाता है। ये आपके अपने रिवीजन के लिए ग्रेट है और एग्जाम में ड्रॉ भी किया जा सकता है, एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। फोर्थ, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए मायोसीन एपॉक से सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन का पीरियड था, लीनियर प्रोग्रेस का नहीं। और क्रूशली इसने एशियन एप्स जैसे ओरंगुटान्स और अफ्रीकन एप्स ह्यूमंस के अलग एवोल्यूशनरी पाथ्स एस्टैब्लिश किए। हमारी स्टोरी एक बहुत बड़े फैमिली ट्री की सिर्फ एक ब्रांच है। फिफ्थ, मैं सिग्निफिकेंट सेक्शन को रियली इंपैक्टफुल और मार्क करने में आसान कैसे बना सकता हूँ? बुलेट पॉइंट्स या नंबर्ड लिस्ट यूज करो हर सिग्निफिकेंस पॉइंट के लिए, क्लियर हेडिंग्स के साथ, ईजी 1 पॉइंट फाइलोजेनेटिक ब्रांचिंग, 2 पॉइंट लोकोमोटर एक्सपेरिमेंटेशन एक्सेट्रा। इससे एग्जामिनर के लिए पढ़ना, आपके लॉजिक को फॉलो करना और हर डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए मार्क्स देना इनक्रेडिबली आसान हो जाता है। और सिक्स्थ,
पिलबीम या लीकी जैसे स्कॉलर्स का नाम मेंशन करना आंसर के लिए बेनिफिशियल क्यों है? ये दिखाता है कि आपने बेसिक टेक्स्ट बुक से आगे पढ़ा है और आप उन की रिसर्चर्स से फेमिलियर हैं जिन्होंने इस टॉपिक की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप किया है। ये आपके आंसर में एक एकेडमिक अथॉरिटी और डेप्थ की लेयर ऐड करता है। Let's practice the key fossil facts. Proconsul is a basal African hominoid, Dryopithecus is a European form showing suspensory adaptations, and Civipithecus is the Asian ancestor of orangutans. Say it. In short, the Miocene was the age of apes, a time of massive diversification and global dispersal that laid the essential evolutionary groundwork for all modern apes and eventually humans. Now for a battle of the giants in symbolic anthropology. एक और 20 marker. Question 2b. Compare and contrast the symbolic approaches of Clifford Geertz and Victor Turner to understand culture. 20 marks. इसका broad micro theme है the divergent frameworks of interpretive versus processual symbolism in the study of culture. Okay, तो हम सब जानते हैं culture important है, पर उसे study ऐसे करें. इसके लिए heading है reading culture versus living culture, Geertz versus Turner. हम symbolic anthropology के दो giants को देख रहे हैं, Clifford Geertz और Victor Turner. दोनों symbols को culture का core मानते हैं, पर उनका approach बिल्कुल अलग है. ये स्टडी करने के लिए एक फैंटास्टिक कॉन्ट्रास्ट है। गियर्स कल्चर को एक टेक्स्ट की तरह देखते हैं जिसे इंटरप्रेट करना है। इसके आगे टर्नर कल्चर को एक सोशल ड्रामा की तरह देखते हैं जो एक्शन और प्रोसेस के थ्रू अनफोल्ड होता है। टेक्स्ट वर्सेस ड्रामा, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। चलो Geertz के क्लासिक रियल लाइफ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। बालिनीज कॉकफाइट। उनके लिए कॉकफाइट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये बालिनी सोसाइटी के बारे में एक सिंबॉलिक टेक्स्ट है। ये स्टेटस, मैस्कुलिनिटी, राइवलरी और सोशल टेंशंस के बारे में एक कहानी बताता है। और उनका काम एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन हिडन मीनिंग्स को रीड करना है। और टर्नर के लिए क्लासिक एग्जांपल जाम्बिया के इंडेम्बू ट्राइब के रिचुअल्स हैं। उन्होंने अपना फेमस सोशल ड्रामा मॉडल उन्हें कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते देखकर डेवलप किया। अच्छा, वो 4 स्टेप प्रोसेस। हाँ, उन्होंने एक 4 स्टेप प्रोसेस देखा। सोशल नॉर्म्स का एक ब्रीच एक क्राइसिस को लीड करता है, जिसे एक रिचुअल या रिड्रेसिव एक्शन के थ्रू एड्रेस किया जाता है, जिससे या तो रीइंटीग्रेशन होता है या एक परमानेंट स्किज्म। उनके लिए सब कुछ प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन में स्टेट करना चाहिए कि सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी फंक्शनलिज्म के रिएक्शन में इमर्ज हुई। ये आर्ग्यू करती है कि कल्चर को समझने के लिए हमें उसके सिंबल्स और मीनिंग्स को डिकोड करना होगा। फिर आपको गियर्ट्स और टर्नर को 2 लीडिंग फिगर्स के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिन्होंने ये करने के लिए अलग रास्ते ऑफर किए, इंटरप्रेटिव और प्रोसेसुअल। इस 20 मार्क के आंसर की बॉडी के लिए आपको 3 क्लियर सेक्शंस चाहिए। पहला, क्लिफोर्ड गियर्ट्स एंड इंटरप्रेटिव सिंबलिज्म। आपको उनका कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होगा, कल्चर एज अ वेब ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसे इंसानों ने खुद बुना है। और उनकी मेथोडोलॉजी? उनकी मेथोडोलॉजी है थिक डिस्क्रिप्शन, सिंबल्स के लेयर्ड मीनिंग्स को इंटरप्रेट करने की प्रैक्टिस। उनका फोकस कल्चर के अंदर स्टेबल शेयर्ड फ्रेमवर्क्स ऑफ मीनिंग पर है। और टर्नर के लिए सेकंड सेक्शन? सेकंड सेक्शन है विक्टर टर्नर एंड प्रोसेसुअल सिंबोलिज्म। उनका कोर कॉन्सेप्ट है कि कल्चर एक डायनामिक प्रोसेस है जो कॉन्फ्लिक्ट और चेंज के समय सबसे ज्यादा विजिबल होता है। उन्होंने कहा कि सिंबल्स मल्टीवोकल हैं, यानी उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मल्टीपल इवन कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स होते हैं। उनकी मेथोडोलॉजी सोशल ड्रामा एनालिसिस थी, राइट? करेक्ट। और आपको उनकी की कॉन्सेप्ट्स लिमिनालिटी और कम्युनिटास को भी मेंशन करना होगा, जो रिचुअल्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को डिस्क्राइब करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन। एग्जैक्टली। बॉडी का थर्ड सेक्शन है कंपैरेटिव एनालिसिस। पहले सिमिलैरिटीज, दोनों ने पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट किया और नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू को समझने पर जोर दिया। और डिफरेंसेस? अब डिफरेंसेस, गियर्ट्स स्टेबिलिटी और शेयर्ड मीनिंग पर फोकस करते हैं, कल्चर एज अ नाउन, जबकि टर्नर कॉन्फ्लिक्ट और सोशल चेंज पर फोकस करते हैं, कल्चर एज अ वर्ब। गियर्ट्स कल्चर को पढ़ने के लिए एक टेक्स्ट के रूप में देखते हैं, टर्नर उसे एक्सपीरियंस करने के लिए एक ड्रामा के रूप में। आपके सोर्स मटेरियल का टेबल इसे आउटलाइन करने के लिए परफेक्ट है। तो कंक्लूजन, इस सबको एक साथ कैसे बांधें? बेस्ट कंक्लूजन ये स्टेट करना है कि गियर्ट्स और टर्नर अपोज्ड नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हैं। गियर्ट्स कल्चर के स्टेबल मीनिंग मेकिंग एस्पेक्ट को समझने का एक ब्रिलियंट तरीका प्रोवाइड करते हैं, जबकि टर्नर हमें उसके डायनामिक, ट्रांसफॉर्मेटिव और अक्सर मेसी प्रैक्टिस को एनालाइज करने के टूल्स देते हैं। साथ मिलकर उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एक सच्ची इंटरप्रेटिव साइंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ग्रेट। चलो इस 20 मार्क के क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, एक कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन के लिए फॉलो करने के लिए एब्सोल्यूट बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? बेस्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन, दोनों को इंट्रोड्यूस करो। गियर्ट्स पर सेक्शन, कॉन्सेप्ट, मेथड, एग्जांपल। टर्नर पर सेक्शन, कॉन्सेप्ट, मेथड, एग्जांपल। एक स्पेसिफिक कंपैरेटिव एनालिसिस सेक्शन जहां आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिस्ट करो, आइडियली एक टेबल फॉर्मेट यूज करके। कंक्लूजन, उनके कंट्रीब्यूशंस को सिंथेसाइज करो। ये एक विनिंग फॉर्मूला है। सेकंड, थिक डिस्क्रिप्शन। गियर्ट्स का एक की कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? ये आशीर्वाद के पीछे देखने की कला है। एक आंख का झपकी सिर्फ एक पलक का झपकी नहीं है, ये थिन डिस्क्रिप्शन है। ये एक फ्लर्ट, एक सीक्रेट सिग्नल, एक जोक या एक झपकी का पैरोडी भी हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग के सारे लेयर्स को समझना ही थिक डिस्क्रिप्शन है। थर्ड, हम टर्नर के फेमस कॉन्सेप्ट्स लिमिनालिटी और कम्युनिटीज को सिंपली कैसे एक्सप्लेन करें? लिमिनालिटी एक रिचुअल में इन बिटवीन या ट्रांजिशनल स्टेज है। एक बूट कैंप में एक रिक्रूट के बारे में सोचो, वो अब सिविलियन नहीं है पर अभी तक सोल्जर भी नहीं बना। ये एक लिमिनल स्टेट है। कम्युनिटर्स उस लिमिनल स्टेज में लोगों के बीच का इंटेंस अनस्ट्रक्चर्ड बॉन्ड है, जहां नॉर्मल सोशल हायरार्कीज और रूल्स टेम्पररीली गायब हो जाते हैं। फोर्थ,
उनके फील्ड वर्क के स्थानों, गर्ड्स के लिए बाली, टर्नर के लिए जाम्बिया को मेंशन करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनकी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को रियल वर्ल्ड एथनोग्राफिक रिसर्च में एंकर करता है और दिखाता है कि आप उनके आइडियाज के सोर्स और कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं। ये आपके आंसर को ऑथेंटिसिटी देता है। फिफ्थ, सोर्स में गर्ड्स का एक क्रिटिक मेंशन है, क्या मुझे वो इंक्लूड करना चाहिए? हाँ, एक टॉप ग्रेड आंसर के लिए अब ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि तलाल असद जैसे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि गीट्स का अप्रोच पावर रिलेशंस और पॉलिटिकल इकोनॉमी को इग्नोर कर सकता है। वो कहते हैं कि वो कभी-कभी कल्चर को एक टाइमलेस आइसोलेटेड टेक्स्ट की तरह ट्रीट करते हैं जो पावर और हिस्ट्री की कठोर सच्चाइयों से डिस्कनेक्टेड है। और सिक्स्थ, मैं ये कैसे इंश्योर करूं कि मेरा कंक्लूजन सच में स्ट्रांग हो और सिर्फ एक समरी ना हो? सिर्फ ये मत कहो कि वो अलग है, स्टेट करो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एनालॉजी यूज करो। गीट्स आपको कल्चरल स्क्रिप्ट देते हैं और टर्नर दिखाते हैं कि वो स्क्रिप्ट रियल लाइफ के ड्रामा में कैसे परफॉर्म, कॉन्टेस्ट और चेंज होती है। Practice this sentence. Geet sees culture as a text to be read for shared meaning, while Turner sees it as a social drama to be analyzed for transformative process. Perfect summary. Now you try. In short, Geets provides a rich snapshot of what culture means, while Turner provides a dynamic video of how that meaning is lived, challenged and transformed through social action. और अब हमारे इस डीप डिस्कशन के फाइनल टॉपिक के लिए एक 15 मार्क का क्वेश्चन। 2C, how is political economy integrated with ecological and adaptability perspectives in biocultural anthropology? 15 marks. इसका broad micro theme है The synthesis of structural power, ecological stressors and biological adaptation in biocultural anthropology. Final topic, heading है It's not just the environment, it's power. The biocultural synthesis. बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कोर आइडिया है कि हमारी बायोलॉजी सिर्फ जेनेटिक्स या नेचुरल एनवायरनमेंट से शेप नहीं होती। Right. ये हमारे एनवायरनमेंट और हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पावरफुल इंटरैक्शन से शेप होती है। और इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का मतलब है पावर, क्लास, इनइक्वालिटी और ग्लोबल कैपिटलिज्म जैसे फैक्टर्स को इक्वेशन में लाना। बेसिकली ये पूछना है किसी भी एनवायरनमेंट में कौन सर्वाइव और थ्राइव करता है और कौन सफर करता है और क्यों। ये पूछना है कि अडेप्ट करने की पावर किसके पास है। इसे क्लियर करने के लिए ग्रेट रियल लाइफ एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक गांव में सूखा पड़ता है। वो सूखा एक इकोलॉजिकल स्ट्रेसर है, हाँ, लेकिन क्या सब पर बराबर असर होगा? नहीं। जो अमीर जमींदार हैं, जिनके पास गहरी कुएं, पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी वो रिसोर्सेज एक्सेस कर लेंगे और अडेप्ट कर लेंगे। सही है। मार्जिनलाइज्ड लैंडलेस मजदूर फूड स्कैर्सिटी का सबसे बुरा असर झेलेंगे और मैल न्यूट्रिशन से सफर करेंगे। उनकी बॉडीज पर सोशल इनइक्वालिटी का असर फिजिकली दिखेगा। परफेक्ट। इंट्रोडक्शन के लिए आप पॉल बेकर जैसे पायोनियर को मेंशन करके स्टार्ट कर सकते हैं, जिन्होंने बायोकल्चरल पर्सपेक्टिव को ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी की स्टडी के रूप में डिफाइन किया। फिर आप स्टेट करो कि इस सिंथेसिस का गोल बायोलॉजिकल फैक्ट्स जैसे स्टंटिंग रेट्स और सोशल एक्सपीरियंसेस जैसे पॉवर्टी और पावरलेसनेस के बीच के गैप को ब्रिज करना है। बॉडी के 3 पार्ट्स होने चाहिए। पहला, आप इकोलॉजिकल एंड अडेप्टेबिलिटी फाउंडेशंस को एक्सप्लेन करो। ये पर्सपेक्टिव, जो जूलियन स्टुअर्ट जैसे लोगों के काम में रूटेड है, ह्यूमंस को एक इकोसिस्टम का हिस्सा मानता है जो क्लाइमेट, न्यूट्रिशन और डिजीज जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस पर रिस्पॉन्ड और अडेप्ट करते हैं। सेकंड, आप द पॉलिटिकल इकोनॉमी लेंस को डिफाइन करो। ये पर्सपेक्टिव एरिक वुल्फ जैसे थिंकर से इन्फ्लुएंस्ड पावर रिलेशंस पर फोकस करता है। लैंड और वाटर जैसे रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है, कोलोनियलिज्म या कैपिटलिज्म जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स लोकल इकोलॉजीज और सोसाइटीज को कैसे इंपैक्ट करते हैं। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उन्हें एक साथ जोड़ना। प्रिसाइजली। थर्ड पार्ट है द इंटीग्रेशन, द बायोकल्चरल सिंथेसिस। यहाँ पर मैजिक होता है। यहाँ फोकस सिंपल ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन से स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी को समझने पर शिफ्ट होता है। अच्छा, आप आर्ग्यू करते हो कि मैल न्यूट्रिशन जैसा बायोलॉजिकल आउटकम अक्सर सिंपल इकोलॉजिकल स्कैर्सिटी का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर में रूटेड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स का रिजल्ट होता है। इस क्रिटिकल पॉइंट को सब्सटैंशिएट कैसे करें? इसे सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स यूज करने होंगे। पहला, नैन्सी शेपर ह्यूज का काम, जिन्होंने दिखाया कि कैसे पॉवर्टी और पॉलिटिकल निग्लेक्ट इम्बॉडीड हो जाते हैं एज इलनेस और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। बॉडी स्ट्रक्चरल वायलेंस का रिकॉर्ड बन जाती है। और दूसरा एग्जांपल? दूसरा, आप सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स का एग्जांपल यूज कर सकते हो। उन्हें उनके फॉरेस्ट लैंड से डिस्प्लेस किया जाता है, एक इकोलॉजिकल इशू, और फिर स्टेट वेलफेयर सिस्टम से एक्सक्लूड किया जाता है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी इशू। इसका डायरेक्ट बायोलॉजिकल आउटकम क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ है। कनेक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि ये इंटीग्रेशन हमें अडैप्टिव सक्सेस के सिंपलिस्टिक मॉडल से आगे ले जाता है। ये हमें ये रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर करता है कि ह्यूमन बॉडीज डीपली पॉलिटिकल हैं। आप एलन गुडमन के पावरफुल कोट के साथ एंड कर सकते हैं कि हमारी बॉडीज बायोलॉजिकल आर्काइव्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी हैं। एब्सोल्युटली। अब क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, एक फ्लो चार्ट जैसे पावर स्ट्रक्चर, रिसोर्स एक्सेस, इकोलॉजिकल एक्सपोजर, बायोलॉजिकल आउटकम, इस सिंथेसिस को एक्सप्लेन करने में कैसे हेल्प कर सकता है? ये कॉजल चेन को परफेक्टली लेआउट करता है। ये विजुअली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फाइनल बायोलॉजिकल आउटकम एनवायरनमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, बल्कि पावर और रिसोर्स एक्सेस के सोशल स्ट्रक्चर से क्रिटिकली मीडिएटेड है। ये कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को बहुत क्लियर और लॉजिकल बना देता है। सेकंड, क्या शुरू में तीनों की टर्म्स इकोलॉजी, अडेप्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इकोनॉमी को ब्रीफली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल।
आपको हर कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करने से पहले ब्रीफली डिफाइन करना चाहिए। ये एक क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एग्जामिनर को दिखाता है कि आपको आर्गुमेंट के सारे कंपोनेंट्स पर फर्म ग्रास्प है। थर्ड, मैं सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के एग्जाम्पल को सबसे इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकता हूँ? यूसेज इंटीग्रेशन को एक्सप्लिसिटली इलिस्ट्रेट करने के लिए यूज करो। क्लियरली इकोलॉजिकल फैक्टर फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट स्टेट करो, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर स्टेट करो, और फिर उन्हें डायरेक्टली बायोलॉजिकल आउटकम क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन से लिंक करो। आपको एग्जामिनर के लिए सारे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। फोर्थ, एलन गुडमैन का कोट बायोलॉजिकल आर्काइव्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी आंसर के लिए यूज करना एक अच्छा आइडिया है। ये एक एक्सलेंट आइडिया है। ये एक पावरफुल, मेमोरेबल और एकेडमिकली रिस्पेक्टेड फ्रेज है जो बायोकल्चरल सिंथेसिस के पूरे आर्ग्यूमेंट को परफेक्टली समराइज करता है। ये आपकी मेन बॉडी या कंक्लूजन को एंड करने का एक फैंटास्टिक तरीका है। फिफ्थ, ये टॉपिक हमारे पहले डिस्कस किए गए कल्चर एंड एम्बॉडीमेंट टॉपिक से कैसे अलग है? वो काफी सिमिलर लगते हैं। वो क्लोजली रिलेटेड है, पर एम्बॉडीमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो लर्न हैबिट से लेकर डेली टेक्निक्स तक सब कुछ कवर करता है। ये बायोकल्चरल सिंथेसिस ज्यादा स्पेसिफिक है। ये इस बात पर फोकस करता है कि कैसे लार्ज स्केल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स पूरी पॉपुलेशंस में हेल्थ और इनइक्वालिटी के मेजरेबल पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। ये मैक्रो पॉलिटिकल लेवल पर एम्बॉडीमेंट है। और फाइनल क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी में ये इंटीग्रेशन थिंकिंग में कौन सा मेन शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है? मैं शिफ्ट पूरे हेल्थ आउटकम्स के लिए एनवायरनमेंट या इंडिविजुअल बिहेवियर को ब्लेम करने से हटकर उन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को क्रिटिकली एग्जामिन करने की तरफ है जो पहले स्थान पर वल्नरेबिलिटी और रिस्क क्रिएट करते हैं। चलो प्रैक्टिस द मेन आइडिया। The biocultural synthesis integrates ecology with political economy to demonstrate that biological outcomes like human health are fundamentally shaped by structural inequality and power. Rehearse this. In short, our biology is political. Health and disease across a population often reflect who has power and who doesn't in a society. Phew, what a journey. ये एक super detailed lecture था जिसमें हमने सभी 8 questions cover किए। चलो एक quick recap करते हैं। हमने the mechanisms of simple and complex genetic inheritance in human populations शुरू किया। फिर हमने देखा कि कैसे पूरम किनशिप सिस्टम स्ट्रक्चरलिज्म का एम्पिरिकल फाउंडेशन बना। हमने ऑस्ट्रोडोंटोकेराटिक कल्चर की किलर एप्स का मिथ बस्ट किया और हमने ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट सोसाइटी में स्मेल की इनविजिबल लैंग्वेज एक्सप्लोर की। हमने समझा कि कैसे ह्यूमन बॉडी एक बायोकल्चरल साइट है जहां सोशल नॉर्म्स फिजिकली मैनिफेस्ट होते हैं। हमने मायोसीन में टाइम ट्रैवल किया। हमने गर्ट्स और टर्नर के साथ इंटरप्रेटिव वर्सेस प्रोसेसुअल सिंबोलिज्म के डाइवर्जेंट फ्रेमवर्क्स को कंपेयर किया। और फाइनली हमने बायोकल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में स्ट्रक्चरल पावर, इकोलॉजिकल स्ट्रेसेस और बायोलॉजिकल एडेप्टेशन का सिंथेसिस देखा। तो हम आपके लिए एक फाइनल थॉट छोड़ रहे हैं। आज आईने में देखिए, सोचिए, आपका पोस्चर, आपके बोलने का तरीका, आपकी हेल्थ, ये सब आपकी पर्सनल स्टोरी के अलावा आपकी सोसाइटी और कल्चर का कौन सा चैप्टर बता रहे हैं? हाउ इज योर बॉडी एन आर्काइव ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन? इस पर सोचना जरूर। एंड अगर ये डीप डिस्कशन पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वील बी बैक विद अनदर डीप डिस्कशन। तब तक के लिए कीप ऑन पैकिंग। आप एक रिमोट विलेज में हो